प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर श्यामा अग्रवाल, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर से महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के पाठ्यक्रम में पेपर 9 के प्राचीन काव्य के अंतर्गत चंपू भारतम का प्रथम स्तबक पठनीय है। आज हम इसी प्रथम स्तबक के श्लोक संख्या 22 से 26 तक का अध्ययन करेंगे। प्रसंग चल रहा है कि हस्तिनापुर के महाराज पांडु अपनी दोनों रानियों कुंती तथा माद्री के साथ मृगया हेतु वन विहार कर रहे हैं। उन्होंने सूकरों को, जंगली सुअरों को मार गिराया है और अब वो जंगली भैंसों को मारने के लिए उन्हें घेर रहे हैं। जंगली भैंसों के मारने के क्रम में ही यह श्लोक है। आकर्णीय क्षितिपः यारवान शय्यान मूलम कुपित धीयस्तरो विषाणम व्याधुयांतिक तरुषु क्षणानि चक्षुन व्याक्रष्टुम पुनरत चन्निरान्न शेकुः। जो जंगली भैंसे हैं वो जंगली भैंसे राजा क्षितिप, राजा पांडु जो क्षिति का पति है, क्षिति पृथ्वी का जो पालन करता है, उस राजा पांडु के है घोड़े की रव आवाज को असह्य सहन न करते हुए ही उसकी घोड़े की हिनहिनाहट को आकर्णीय सुन करके कुपित धीयः कुपित बुद्धि वाले हो गए, क्रोधित बुद्धि से युक्त हो गए और उन्होंने अपने विषाणम सींगों को कुछ तिरछा करके समीप स्थित तरुसु वृक्षों को बिल्कुल व्याधुंती हिला दिया, आमूल चूल हिला दिया। पुनः परंतु वे पीछे चलकर देर तक प्रयास करने पर भी उन्हें व्याक्रष्टुम न सेकु उखाड़ने में समर्थ नहीं हुए। भावार्थ यह है कि हस्तिनापुर के राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती तथा माद्री के साथ जंगल में शिकार खेल रहे हैं। शिकार के दौरान उन्होंने जंगली भैंसों को चारों तरफ से घेर लिया। वो जंगली भैंसे राजा पांडु के घोड़े की आवाज को सहन नहीं कर पा रहे हैं। घोड़े की हिनहिनाहट को सुनकर वो अत्यधिक क्रोधित हो रहे हैं, उन्हें गुस्सा आ रहा है और गुस्से में आकर उन्होंने अपने समीप उगे हुए पेड़ों को आमूल हिला दिया, उसमें अपने सींगों को तिरछा करके डाला और घोड़े का गुस्सा पेड़ों पे उतारा। उन्होंने उन पेड़ों को जड़ सहित हिलाने का प्रयास तो किया, लेकिन वो उन पेड़ों को काफ़ी प्रयास करने पर भी उखाड़ नहीं पाए, क्योंकि वो जंगली पेड़ बहुत मजबूती से पृथ्वी में धसे हुए थे। कुरुतेति ततः सह्येव वासम कूलकूटस्थ कृतांत वाहनेन मदधूत विषाण मंडलाग्रे महिषौघे नीचखान मंडलाग्रम। वो जो वन महिष है, जंगली भैंसे हैं, उन जंगली भैंसों का जो आदिम पुरुष है, अग्रज पुरुष है, वह कृतांत वाहन, कृतांत यमराज का वाहन है। उस यमराज के वाहन रूपी महिष के साथ ही ये वासम सहवासम सहवास करे, साथ में रह सके, इस विचार को करके राजा पांडु ने क्या किया, उन्होंने
जो मदधूत विषाण मंडल अग्रे, मद अपने गर्व के कारण जो विषाण सिंगों के अग्रे अग्रिम भागों को धूत हिला रहे थे, ऐसे महिष ओघई जंगली भैंसों के समूह को मंडला अग्रम नीचखान उनको अपने मंडल के अग्रण्य के पास भेजने के लिए मार गिराया। भावार्थ यह है कि राजा पांडु ने विचार किया कि इन भैंसों के जो आदि पुरुष है, इन भैंसों का जो पूर्वज है, जो अग्रिम भैंसा है, जो मुख्य भैंसा है, वो यमपुरी में निवास करता है, क्योंकि वह यमराज का वाहन है। तो मैं इन सभी भैंसों को मारकर इनको भी यमपुरी भेज दूं, ताकि ये सभी अपने पूर्वज से मिल सके। यानी ये सारे भैंसे इन यहाँ से मृत्यु को प्राप्त करके यमपुरी जाकर अपने परिवार के मुखिया, अपने अग्रज, अपने अग्रिम जो मुख्य यमराज का वाहन भैंसा है, उससे मिलन को प्राप्त हो सके, उनके सहवास, उनके साथ निवास कर सके। इस विचार से पांडु ने उन समस्त जंगली भैंसों के एक बड़े समूह को मार गिराया, जो कि बड़े अहंकार, मद या गर्व के साथ अपने सिंगों के अग्रभाग को हिला रहे थे। तन्न चित्रम वनिपतेस्ततश्चंद्रहासपतनं चकारयत पोषितेषु वनमध्यचर्यया पुंडरीकनिवहेषु मीलनम्। न चित्रम, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। क्या कि तत् अवनीपते, उस राजा पांडु के चंद्रहास तलवार, चंद्रहास तलवार के पतनम पतन से वन मध्यचर्या, वन में रहने वाले पोषितेषु पोषित, जो पुंडरीक भूषित पुंडरीक व्याघ्रों की मीलनम मृत्यु हो गई। मतलब ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि राजा पांडु के तलवार के पतन से जंगल में रहने वाले, जंगल में पुष्ट होने वाले पुंडरीकों की मृत्यु हो गई। यहाँ पुंडरीकों का अर्थ हमें व्याघ्र, बाघ लेना है, उनकी मृत्यु हुई। चंद्रमा की ज्योति से पानी में पोषित कमल जो होते हैं, पुंडरीक का अर्थ हम कमल लें तो उस कमलों की संकुचित अवस्था हो जाती है, वो मीलित हो जाते हैं, अर्थात वो संकुचित हो जाते हैं, उनकी संकोच की दशा मुकुलित हो जाती है। इसी प्रकार चंद्रवंशी राजा पांडु के चंद्रहास के पतन से वन में रहने वाले पुंडरीकों, व्याघ्रों की मृत्यु हो गई। इस श्लोक में चंद्रहास, वन, पुंडरीक, निमिलन, इन शब्दों में श्लेष अलंकार है। ये समस्त शब्द श्लिष्ट है। व्याघ्र पक्ष में चंद्रहास का मतलब होगा खड्ग, तलवार, वन का अर्थ होगा जंगल, और पुंडरीक का अर्थ है व्याघ्र यानी मिलन, मृत्यु। कमल पक्ष में अगर हम देखें तो चंद्रहास का मतलब है चंद्रमा की ज्योति, वन का मतलब है पानी, पुंडरीक का मतलब है सफेद कमल, और मिलन का मतलब है मुरझाना। अब हम दोनों ही अर्थ दोबारा देखें। पहला अर्थ हम लें कि राजा पांडु के अर्थ में और व्याघ्र के अर्थ में, कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं हुई कि राजा पांडु के चंद्रहास नामक तलवार के पतन से वन,
जंगल अर्थ लेंगे जंगल में रहने वाले, जंगल में पुष्ट होने वाले पुंडरीक व्याघ्रों की मील नम मृत्यु हो गई। दूसरा अर्थ लें तो कमल के अर्थ में कि चंद्रहास, चंद्रमा की ज्योति से वन पानी में पोषित पुष्ट होने वाले पुंडरीक सफेद कमल जो है वो मील नम मुरझा गए, क्योंकि कमल सूर्य की रोशनी में खिलता है और चंद्रमा की चांदनी में मुरझा जाता है, इसलिए वो समस्त पुंडरीक जो है वो मुरझा गए। अगला, गहनम मस्त शरारु मृग वज्रम कृतवताप्यमुना जवि वाजिना मम्री गिरे हरयो मदशालिनो मनुज पेन गिरीश दरीशया। गिरीश पहाड़, दरी गुफा और शया सोने वाले। तेज चलने वाले अश्व पर आरूढ़ है महाराजा पांडु। नरदेव मनुज पेन जो राजा पांडु है, मनुजों के पति है, वो मनुज पति राजा पांडु जवी वाजिना, जवी तेज चलने वाले वाजिना अश्व पर आरूढ़ है। उन्होंने सबसे पहले वन को हिंसक प्राणियों से जैसे व्याघ्र आदि तथा मृगों के वज्रम समूह से उन्होंने उसको अस्त कर दिया, सूना बना दिया। राजा के डर से ही गिरीश दरीशया, गिरीश पहाड़ों की दरी गुफाओं में शया सोने वाले मदशालिनो मदमस्त हरयो शेरों का, सिंहों का उन्होंने अन्वेषण करना प्रारंभ किया, उन्होंने ढूंढना प्रारंभ किया। ममरी गिरे का अर्थ है अन्वेषण करना, ढूंढना, अर्थात राजा पांडु ने सबसे पहले अपने तेज चलने वाले घोड़े पर बैठ करके जंगल को हिंसक प्राणी, जंगली सूअर, जंगली भैंसे और जंगली व्याघ्र तथा मृग हरिण, इन चारों का जिक्र आ चुका है। उन्होंने सबसे पहले मृगों को मारा, फिर जंगली सूकरों को मारा, उसके बाद जंगली भैंसों को मारा और हाथियों को मारा, व्याघ्र आदि को मारा, और उसके बाद उन्होंने शेरों को ढूंढना प्रारंभ कर दिया। जो शेर, जो हरि, जो सिंह, हरिय का अर्थ है शेर, जो शेर है वो पर्वत की गुफाओं में शयन करते हैं अथवा निवास करते हैं। विस्फार घोषम मवकर्ण्य विनिर्गतानां हुम कुर्वतां तरुण केसरीनां गुहाभ्यः या केवलं प्रथमं मानन एव भल्लैस् ताम पंचताम स विदधे सकले अपि देहे। पांडु ने अपने धनुष की टंकार की और विस्फार घोषम, उस धनुष की ध्वनि को, धनुष की टंकार को सुन करके पर्वतों की गुहाभ्याम, गुफाओं से तरुण केसरी जो युवा शेर है, वो युवा शेरों के मुख मात्र में जो पंचता थी, जो केवलम केवल प्रथमम पहले आननमेव मुख में ही थी, ताम पंचताम, उस पंचता को पांडु ने अपने भाले के द्वारा संपूर्ण शरीर में व्याप्त बना दिया, अर्थात उन्हें पंचतत्व मौत को प्राप्त करा दिया। भावार्थ ये है कि पांडु ने जैसे ही अपने धनुष की टंकार को सुना, टंकार को सुनाया,
उस धनुष की ध्वनि को, धनुष की टंकार को सुनकर पर्वतों की गुफाओं से निकल कर आए शेर, और उन तरुण केसरी नाम, वो जो युवा केसरी थे, शेर को केसरी कहा जाता है क्योंकि उसके गर्दन के बालों को केसर कहा जाता है। जो केसरों से युक्त है वह केसरी है। युवा केसरी जो युवा शेर है, जो कि गुफाओं से हुम पूर्वतम, हुंकार करते हुए विनिर्गतम, बाहर निकल कर आए हैं, उन समस्त शेरों को महाराजा पांडु ने मार गिराया, उन सब को पंच तत्व में विलीन कर दिया। कवि कहते हैं कि जो पंचता अब तक केवल शेरों के मुख पर स्थित थी, वो पंचता अब उनके पूरे शरीर में व्याप्त हो गई और वो पंच तत्व अर्थात मौत को प्राप्त हो गए। इस प्रकार लगातार शिकार करते रहने के कारण पांडु थक गए और कठोर परिश्रम के कारण उनके ललाट पर पसीने की बूंदें आने लगी। तब हिमाचल प्रदेश की मंदी मानो मंद मंद बहने वाली मानसरोवर के मकरंद कमल के पराग की सौरभ सुगंधि से पारद अस्वानों परिचित जो मातृ अस्वान है, मातृ अस्वान वायु को कहते हैं, उन वायु ने उन्हें ठंडा किया, उन्हें ताजगी पहुंचाई। अर्थात लगातार शिकार करने के कारण मृगों को, शुकरों को, भैंसों को और अब शेरों को भी मारने के पश्चात इतना लंबा शिकार खेलने के बाद राजा पांडु थक गए और कठोर परिश्रम के कारण उनके ललाट पर पसीना बहने लग गया। तभी हिमाचल प्रदेश की ओर से आने वाली मंद मंद बहने वाली मानसरोवर के कमल परागों की सुगंध से परिचित वायु ने उनको शीतलता प्रदान की। इसके बाद शत्रु विजयी पांडु ने चारों ओर पक्षियों के कलरव से दिशाओं को मुखरित करने वाले समस्त मृगों के आश्रयभूत उस वन से भागने वाले और अपनी क्षिप्रगामिता के द्वारा पीछा करने वाले सैनिकों की गति को भी मंद सिद्ध करने वाले एक हरिण के पीछे घोड़ा दौड़ाया। आसमान में उड़ती हुई धूलि से ही घोड़े के दौड़ने का अनुमान हो रहा था। वो उड़ती हुई चित्रवर्ण धूलि ऐसी लगती थी मानो उस मृग के चित्रवर्ण रोम ही आकाश में उड़ रहे हो। इस प्रकार उस भागते हुए मृग का पीछा करने वाले पांडु सुदूरम अनुपपात, बहुत दूर निकल गए। उनकी सेना, उनकी रानियां, उनका लवाजमा सब पीछे रह गया। राजा काफी शिकार खेल चुके थे कि पांडु को एक मृग दिखाई दिया और वह मृग जो था वो मृग सैनिकों की गति को भी मंद सिद्ध करने वाला था। जो सैनिक घोड़ों के माध्यम से अपनी क्षिप्रगामिता को सिद्ध कर रहे थे, ऐसे हरिण के पीछे राजा पांडु ने अपना घोड़ा दौड़ाया और घोड़ा कितना तेज दौड़ रहा है इस बात का अंदाज आसमान में उड़ती हुई धूलि से भली भांति लगाया जा सकता था। इस प्रकार राजा पांडु ने एक मृग का अनुसरण किया और वह बहुत दूर तक निकल गया।